नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल पे। आज की क्लास में हम पीरियोडिक टेबल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर हम कहें आधुनिक आवर्त सारणी के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाले होते हैं उनको हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और रेलवे के एग्जाम में इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने पिछली क्लास में कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। आप अगर इसका डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वहां से जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। पीवाईक्यू, ये सभी जो पीवाईक्यू है ये ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं और इसी प्रकार से आपको अपकमिंग एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में इस प्रकार के पीवाईक्यू मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में KLM कोशों का क्रम क्या होगा। देखिए, सबको पता है कि हम जब परमाणु की संरचना में जब इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो केंद्रीय वाला भाग जो नाभिक होता है, इसके बाहर वाले कोश को हम क्या कहते हैं, K कहते हैं। फिर बात करते हैं L, फिर उसके बाद आता है K, L के बाद M आता है, फिर आता है क्या, N आता है। तो देखिए यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है ना। तो ये ग्रेटर देन और लेस देन वाले सिंबल को आप समझिएगा। देखिए L यहाँ पर क्या है, बड़ा है, K छोटा है और उससे छोटा क्या है, M है। तो इस प्रकार से सीक्वेंस दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा कोश क्या होता है, आपको पता है कि ये सबसे छोटा कोश होता है। नाभिक के पास वाला जो शेल होता है ये स्मॉल सेल होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो शेल का जो एरिया है वो क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। शेल का एरिया बढ़ते जाता है। तो पहले वाला शेल छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, आप देखेंगे 3 शेल दिए हुए हैं, एन तो नहीं दिया हुआ है ना। तो यहां से हम बात करते हैं एम से। एम बड़ा है, फिर उसके बाद क्या है, एल छोटा है, फिर उसके बाद के सबसे छोटा है। तो इस प्रकार से हम डी ऑप्शन को बता सकते हैं। देखिए अगर लेस देन वाला पूछता तो हम क्या लगाते, के लगाते, है ना। फिर उसके बाद के बाद एल, फिर एम लगाते, फिर उसके बाद एन लगाते। अभी हमें ग्रेटर देन वाला पूछा है इसलिए हम बताएंगे एम बड़ा है, फिर उससे छोटा एल है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, के है। और इससे भी बड़ा आता तो क्या होता है भाई, एन आ जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आपको सबको पता है के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एल में कितने होते हैं, 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। मतलब एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन तक चक्कर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चार तत्व पी वाई, चार तत्व पी क्यू आर और एस हैं। देखिए 4 तत्व दिए हुए हैं आपके पास। पी दिया हुआ है, क्यू दिया है, आर दिया है और एस दिया है। उनकी परमाणु संख्या, उनका एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है देखिएगा। पी का दिया हुआ एटॉमिक नंबर 2 है, क्यू का 6 है, आर का कितना है, 13 है और जो हमारे पास एस दिया हो उसका 18 है। आपको सबको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, उसकी परमाणु संख्या जो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसकी क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक 2 किसका होता है, तो कौन सा तत्व होता है, हमें पता है कि हीलियम होता है। परमाणु क्रमांक 6 में कार्बन होता है ना। आर में क्या होता है भाई, 13 परमाणु क्रमांक किसका, एल्यूमिनियम का। और 18 होता है किसका, हमारे पास ऑर्गन का होता है ना। तो अब पूछा गया है कि समान संयोजकता कोष कौन से युग्म में समान जो है वो संयोजकता है। समान संयोजकता मतलब सेम बैलेंसी वाले एलिमेंट कौन से है, इसमें आपको बताना है। तो आपको पता है कि बैलेंसी को हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो बैलेंसी कुछ इस तरीके से निकाल जाते हैं, किसी अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या फिर ग्रहण करता है तो वही उसकी क्या कहलाती है, बैलेंसी कहलाती है। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ लेविस डॉट सिंबल बना दिए हुए। हीलियम में 2 होते हैं, कार्बन में 4, एल्यूमिनियम में 3 पाए जाते हैं, है ना। एल्यूमिनियम में कितने होते हैं, अंतिम कोश में 3 और ऑर्गन में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो हम देखेंगे इसकी संयोजकता 0 होती है क्योंकि ये निष्क्रिय गैस है हीलियम, है ना, इनर्ट गैस होती है। वैसे ऑर्गन भी क्या है हमारे पास, इनर्ट गैस, इसकी संयोजकता भी क्या होती है, 0 होती है। इसकी संयोजकता +4 -4 हो सकती है, 4 होती है भाई। ऑक्सीकरण स्टेट जो है +4 -4 हो सकती है। संयोजकता कितनी होती है, 4। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। तो दोनों एक जैसे हैं, किस किस की, पी और एस जो है वो दोनों सेम
जो है वो वैलेंसी रख रहे हैं, समान संयोजकता रख रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पी और एस की जो संयोजकता है वो कैसी है, एक समान बनी हुई है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन ग्रुप डी में आ सकते हैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तत्व में की संयोजकता 3 है, बताना आपको बैलेंसी कितनी है, बोले 3 दी हुए है। ये भी क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ है भाई। सल्फर, कार्बन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। देखिए मैग्नीशियम, देखिए कार्बन की अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई, 4 होती है ना। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है भाई, 3 होती है, क्योंकि अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों का त्याग कर देते हैं, इसलिए संयोजकता क्या होती है भाई, 3 होती है। सल्फर की भी कितनी होती है भाई, 4 होती है ना, तो सल्फर की भी 4 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा कि एल्यूमिनियम की जो बैलेंसी है वो कितनी होती है, 3 होती है। लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डॉबे-राइनर के त्रिक नियम का मुख्य दोष था। दोष बताना है कौन सा, जो डॉबे-राइनर का त्रिक नियम है उसमें दोष क्या होता है, बोले देखिए डॉबे-राइनर ने जब परमाणु तत्वों को रखा जा रहा था आवर्त सारणी में, तो उन्होंने एक नियम दिया था कि तत्वों को अगर हम इस प्रकार से रखें कि तत्वों को 3-3 के जोड़े में अगर रखते हैं तो पहले वाले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे वाले तत्व के द्रव्यमान को जोड़ देते हैं, और अगर 2 का भाग दे देते हैं तो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान हमें पता चल जाता है। तो इसने क्या किया था, 3-3 के पेयर में क्या किया था, तत्वों के जोड़े बनाया था, और जिससे हमें तत्वों को समझने में, बोले आवर्त सारणी को पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, उन्होंने 3-3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमानों के अनुसार व्यवस्थित किया था, बिल्कुल किया था भाई, ये ठीक है ना। वह तत्वों के 3 से अधिक त्रिक बनाने में असमर्थ थे। ये दोष था कि उन्होंने क्या बनाया था भाई, 3 से अधिक जो है वो जोड़े नहीं बनाए थे, वो केवल क्या बता सकते थे कि 3-3 के पेयर में ही क्या होते हैं, बोले तत्व रखे जा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको पढ़ना, बोले थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। चलिए उन्होंने त्रिक के गुणधर्मों को कुछ आवर्तिता पाई गई थी, बिल्कुल ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। बोले त्रिक के तत्वों के गुणधर्म उनके समानताएं होते हैं, ये तीनों जो होते बोले आपस में क्या होते हैं, एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं, ये भी डॉबे-राइनर ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास गलत हो जाएगा कि ये इनका क्या था, मुख्य दोष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन के सबसे आउटर सेल में बाहरी कोश में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4 होता है। देखिए आउटर सेल में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2 भाई, हम बोल सकते हैं कि ये इसकी आउटर सेल होती है। 4 और 2 कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो हमने निकाल लिए, लेकिन कौन सी सेल में होते हैं, अगर हम इसका परमाणु की संरचना बनाए, ये होता है हमारे पास के वाले सेल में। के वाले में कितने भाई, पहली वाली सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें बोले 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले कितने हैं, दूसरे वाले सेल में 2s है और 2p है, मतलब कौन सा, के बाद क्या आता है, एल आता है, तो 6l हमारे पास आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। के बाद एल, फिर उसके बाद आएगा एम आएगा, है ना। तो 6l वाली, एल का मतलब क्या, सेकंड नंबर का जो शैल होता है, के बाद एल नंबर, जिसको हम 2 नंबर से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के परमाणु के एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइएगा आप। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 1s2 2s2 और 2p2 होता है एल कोश। ये के वाला कोश हो गया हमारे पास, के शैल हो गया, और ये एल हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, बड़ी आसानी से बता सकते हैं आप, 2 और 2 कितने हैं, 4 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हैं, और अगर उसका स्ट्रक्चर आपको पता है तो उसके स्ट्रक्चर से भी आप ऐसे क्वेश्चन हवा में उड़ा सकते हैं भाई। ग्रुप डी के एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है, देखिए 2022 में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब जो है वो ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं भाई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं कि मतलब क्या होता है कि जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है ना, सीजियम, ऐसे समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, मतलब इन तत्वों को नीचे की ओर पढ़ने पर, रूबिडियम है, फिर क्या आता है, सीजियम है, फिर फ्रांसियम है, ऐसे समूह में अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो क्या चीजें होती है, बोले क्षारीय ऑक्साइडों के निर्माण की प्रवृत्ति घटती है, बढ़ती है, नियत रहती है, या फिर पहले बढ़ती है और फिर घटती है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है भाई। तो जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं
है ना। तो क्षारीय ऑक्साइडों की जो प्रवृत्ति होती है मेरे फ्रेंड, ये बढ़ती जाती है ना। ऑक्साइड बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती जाती है, बढ़ती जाती है, याद रखिएगा आप। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में अभिलाक्षणिक सुमेलित कीजिए। सारणी में ब्लॉक कितने हैं भाई, टोटल ब्लॉक की संख्या कितनी है। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। चार प्रकार के ब्लॉक है ना, चार प्रकार के ब्लॉक है। तो संख्या कितनी हो जा रही भाई, इसका तो यही हो जाएगा। तो मतलब पहले का चौथा, पहले का चौथा कहीं दिख रहा है, पहले का ए, मतलब पहले का ए दो में दिखाई दे रहा है भाई, बी में भी दिखाई दे रहा है, सी में भी दिखाई दे रहा है। चलो, आवर्त की संख्या, कुल संख्या, नंबर ऑफ पीरियड्स, पीरियड्स की संख्या कितनी होती है भाई, 7 होते हैं। सेकंड का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेकंड का कौन सा हो जा रहा है, डी हो जा रहा है। ये हमें लग रहा है कि ये ठीक ठाक है भाई, है ना। के कोश में तत्वों की संख्या कितनी है, के कोश में देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन के शैल, के शैल में बोले तत्वों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलना चाहिए इसको, है ना। एम कोश में तत्वों की संख्या, देखिए भाई यहाँ तत्वों की नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखना चाहिए, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया होगा। देखिए के में के, एल, एम और एन, अभी हमने देखा कि 2, 8, 18 और फिर कितने होती है, 32। तो के में कितनी होती है भाई, के में संख्या कितनी होती है, 2 होती है ना। के में 2 होती है भाई। एम में कितनी होती है, एम में 18 होती है, आप आसानी से बता सकते हैं। और एल में कितना होता है, 8 होती है ना। एल में कितनी होती है, 8 होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, थर्ड नंबर पे के कोश की संख्या में कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। थर्ड का बी आ रहा है, देखिए मैं, है ना। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, है ना, कि इनमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पूछा जा रहा है। कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। देखिए भाई, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जब भी आता है, देखिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नॉन मेटल होते हैं, याद रखिएगा। नॉन मेटल जो अधातुएं होती हैं हमेशा कैसी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। अधातुओं की एक खास विशेषता होती है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो किस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, ऋणात्मक प्रवृत्ति रखता है, विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति रखता है। देखिए एल्यूमिनियम क्या है, यहाँ पर मेटल है, धातु है। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है ना। क्लोरीन और सल्फर दो हमारे पास दो नॉन मेटल है। तो इनमें सबसे ज्यादा अगर हमसे पूछा जाए कि क्लोरीन है या फिर सल्फर है, तो हम बात करेंगे कौन सी, क्लोरीन की। क्लोरीन में, क्योंकि अंतिम कोश में भाई, क्लोरीन में देखिए अंतिम कोश में लास्ट वाली शैल में पाए जाते हैं कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से आसानी से ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसमें विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके खालिस्तान के बीच संबंधों का परीक्षण किया। परमाणु द्रव्यमान और काहे के बीच, रंग के कारण, जी नहीं, रंग के कारण, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों, केवल भौतिक गुण और केवल रासायनिक गुण। देखिए मेंडलीव की जब आवर्त सारणी का निर्माण किया जा रहा था तो मेंडलीव ने एक नियम प्रस्तुत किया था तत्वों के वर्गीकरण के लिए। अर्थात आवर्त सारणी में अगर तत्वों को आपको बहुत अच्छे से जमाना है, तत्वों के बारे में समझना है, तो बोले आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। और उनमें बेस माना था परमाणु द्रव्यमान का। उन्होंने बताया था कि तत्वों के भौतिक और जो रासायनिक गुण होते हैं, दोनों गुण, भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, उनके द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो दोनों गुणों को शामिल किया था। देखिए आपको दो नियम याद रखना है। एक तो कौन सा, कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम है। और दूसरे में हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त नियम जो मोजले ने दिया था, उसमें बोला जाता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के, एटॉमिक नंबर के, है ना। मुजले ने और मेंडलीव ने दिया था क्या, एटॉमिक मास के। तो हमारे पास बोलेंगे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, दोनों गुणों को बात बोला है कि इनके क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। का मतलब क्या होता है कि निश्चित अंतराल के बाद अपने जैसे गुणों की पुनरावृत्ति करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती फलन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की निश्चित, तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, परमाणु आकार है, संयोजकता दिया हुआ है, बाहतम कोश में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास दिया हुआ है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, तत्वों का रंग दिया हुआ है। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है मेरे फ्रेंड।
गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति परमाणु आकार के हिसाब से रखा गया है तत्वों को। जी हाँ, बिल्कुल रखा गया है कि जिसका परमाणु आकार छोटा उसको पहले रख दो, जैसे कि हाइड्रो संयोजकता के हिसाब से भी रखा गया है। बाहतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर भी रखा गया है, लेकिन तत्वों के रंग के आधार पर इनको नहीं रखा गया है। तो नहीं बोला है ना, नहीं होता। तत्वों के रंग के आधार पर ऐसा नहीं कि भैया जिसका लाइट कलर है उसको पहले रख दो, जिसका डार्क कलर है भाई उसको बाद में रख दो, इस हिसाब से नहीं रखा है। आउटर मोस्ट सेल के हिसाब से, आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंसी होती है उसके हिसाब से रखा है, एटॉमिक साइज के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल उसके हिसाब से भी रख दिया गया है, लेकिन कलर ऑफ एलिमेंट इसके अनुसार नहीं रखा गया है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, किसमें सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो सर्वाधिक होता है। ये देखें, हम सारे क्वेश्चन जो है ना वो ग्रुप डी लेवल के कर रहा है मेरे पर, बहुत ही आसानी से। अगर आप ये क्वेश्चन को देख ले रहे हैं तो आसानी से आप ग्रुप डी के जो क्वेश्चन है पेरियोडिक टेबल से साइंस में आने वाले जो क्वेश्चन है उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कार्बन, बोरॉन, फ्लोरीन और लिथियम, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश किसमें होगा आपको ये बताना, सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश किसमें होगा। देखिए भाई, बात करते हैं लिथियम की, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, इसका 6 होता है भाई, बोरोन का 4 होता है, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। तो हम बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, कि नाभिक के अंदर कौन सा आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है भाई। तो प्रोटॉन की संख्या जिसमें ज्यादा होगी प्रभावी नाभिकीय आवेश भी उसमें ज्यादा होगा। तो हमें परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा, फ्लोरीन का ज्यादा, तो नाभिकीय आवेश किस में पाया जाएगा, फ्लोरीन में ही पाया जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसका कारण क्यों बता रहे हैं आप, क्योंकि इसमें 9 प्रोटॉन है भाई, इसलिए नाभिक के अंदर ना आवेश जो है वो ज्यादा है। एक तत्व एक्स है, क्लोरीन के साथ मिलकर यौगिक एक्सीएल बनाता है, बिल्कुल एक्सीएल बनाता है। तत्व एक्स को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्स के लिए सही है, एक्स के लिए कौन सा तत्व है सही है भैया। इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, यह धातु है और ठोस है, यह अधातु है और गैस है, इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। देखिए भाई, तो x के लिए अगर हम बात करें तो x हमारे पास कोई तत्व होगा बोले जो क्लोरीन के साथ संयोग करेगा। तो क्लोरीन के साथ जो भी तत्व संयोग करेगा वो कैसे करेगा, कि उसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा, जैसे कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, अगर एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा तो इसके साथ क्या बना लेगा, यौगिक बना लेगा। जैसे Na के बारे में बात करें तो Na जो है वो Cl के साथ में अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप कर लेता है तो NaCl बना लेता है। तो इस प्रकार से यौगिक हो सकते हैं। तो ये अधातु तो नहीं हो सकते, है ना, अधातु, अधातु और गैस। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स के लिए सही है करके, है ना। 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते। 5 संयोजी, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठोस हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। देखिएगा देखिएगा, ये हो सकता है। देखिए अपने को ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं भाई। पहला हुआ, थर्ड वाला दिया केवल अधातु और गैस, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। देखिए, हमेशा अधातु, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, क्लोरीन भी धातु अधातु है। अगर एक्स भी अगर कोई धातु हो तो अच्छी बात है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं हो सकता। देखिए, पहला हो सकता है कि इसके संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने बताया हाइड्रोजन के पास एक है, सोडियम के पास एक है, हो सकता है। यह धातु है और ठोस भी है, जैसे कि सोडियम जो है वो धातु भी है और क्या है, ठोस भी है, धातु भी है ठोस भी है। अच्छा देखिए देखिए देखिए, एक मिनट, अधातु है और गैस भी है। अच्छा देखिए, हाइड्रोजन जो है ना वो अधातु भी है और इसमें गैस की प्रवृत्ति भी होती है, तो ये हो सकता है। तो जैसे HCl जो है अगर बनाना है तो पहला वाला क्वेश्चन ठीक हो जाएगा और तीसरा नंबर जो सेंटेंस है ये भी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए बी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो तीनों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि धातु है और ठोस अवस्था में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है, इस तत्व के परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड नंबर के आवर्त में है बोले और समूह 2 में है। देखिए भाई, सेकंड नंबर के आवर्त में भी है और समूह 2 में भी है ना। दूसरे आवर्त में, ये पहला आवर्त हो गया हमारा जिसमें हाइड्रोजन होता है और इस तरफ क्या पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। दूसरे आवर्त में क्या है भाई, लिथियम है और यहाँ पर होता है क्या, बेरिलियम होता है ना। समूह दूसरे आवर्त में, दूसरे आवर्त में आया जाएगा बेरिलियम और समूह 2 में भी क्या है, बेरिलियम है।
तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेरिलियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समूह 2 में संयोजकता इलेक्ट्रॉन, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इससे आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें भाई अगर आपको बैलेंसी याद है पूरी पीरियोडिक टेबल में, देखिएगा हम शुरुआत से थोड़ी सी चीजें बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं आपको, है ना। जो बैलेंसी होती है, ये समूह एक की बैलेंसी क्या होती है भाई? एक होती है। इनकी बैलेंसी 2 होती है, इनकी बैलेंसी 3 है, 4 है ना। 3 है, 4 है, देखिए 1 2 3 4, है ना। बैलेंसी 3 2 1 और 0, ये इनकी क्या होती है? संयोजकता होती है। पूरे ग्रुप के बारे में बता दे रहे हैं भाई, पूरे ग्रुप के बारे में जो बैलेंसी होती है ना। जैसे अभी पूछा किसकी? बैरिलियम के, है ना। बैरिलियम की बैलेंसी बोले दूसरे आवर्त में भी है और समूह दूसरे वाले का भी तत्व है, इसकी बैलेंसी कितनी होती है? तो मैग्नीशियम की भी पूछ सकता था, वो तीसरे आवर्त में है बोले और समूह 2 में है। कल को ऐसा बोल सकता है कि समूह 13 में है और बोले तीसरे आवर्त में है, तो तीसरे आवर्त में है तो बोले एल्यूमिनियम की बैलेंसी कितनी है, ऐसा पूछ सकता है आपसे। और इसी के जैसे अगर कोई बात करें कि हम ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या फिर त्याग सकता है, तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। इसी संयोजकता में अगर आप प्लस लगा देते हैं तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है ना। यहाँ तक हो सकते हैं। फिर यहाँ से -3 -2 -1 और इसकी 0 होती है, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है? माइनस हो जाती है ना। जिनको हम क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं भाई हैलोजन। हैलोजन है, फिर ये दिया हुआ है कैल्कोजन दिया हुआ है, ये निकोजन दिया हुआ है। तो इनकी बैलेंसी हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको हमारा सेशन बिल्कुल पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा कि समूह 14 का इनमें से कौन सा एक तत्व है जो उपधातु है करके। एक उपधातु है और समूह 14 का तत्व है करके। देखिए समूह 14 में है और उपधातु भी है, तो उसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है भाई, है ना। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको आगे भी लेकर आएंगे, है ना। क्योंकि इसमें है तो क्वेश्चन बहुत सारे, लेकिन अगर आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो ये सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन हम कराएंगे आगे। और अगर आप लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करके बोलते हैं कि बाकी के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कराइए, तो बिल्कुल आगे के क्वेश्चन आपके सॉल्व जरूर कराया जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट हम वीडियो में। तब तक आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं।